हेलो एवरीवन, मैं उत्तम कुमार यूके मैथ्स पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी मैं थोड़ा सा रिज़ल्ट वगैरह को लेके बिजी था, तो अब आपकी रेगुलर वीडियोस आएगी। जैसा कि अपडेटेड सिलेबस भी आपका आ गया है और अप्रॉक्सीमेटली 30% आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके एलिमिनेट कर दिए गए हैं। तो पहले जो इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था उसमें मेजर 2 चैप्टर्स आपके थे। एक तो इलेक्ट्रिसिटी थी पूरी और दूसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो सेकंड वाला मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था वो आपका टॉपिक्स क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। तो अभी के लिए हम उसको रहने देते हैं। अगला जो है आपका, अब हम लाइट वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ना, ये आपका लाइट में चैप्टर है। लाइट वाले टॉपिक में पहला चैप्टर है ये। इसमें मैं आपको आज ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको बोर्ड्स पे मेंशन है। तो आइए चलिए देखते हैं इसको कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने सबसे पहले लिखा है हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट। हम कैसे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो लाइट को इमिट करते हैं, लाइक सन हो गया, बल्ब हो गया है ना, कैंडल हो गया, ये सब लाइट को इमिट करते हैं। टॉर्च हो गया। तो जितने भी ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट करते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। और नॉन लुमिनस क्या हो गया कि जो लाइट को इमिट नहीं करते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, उसी के ऊपर हमारा आज का क्या है, पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो लाइक वुड हो गया, वुड लाइट को इमिट नहीं करता है, लाइट को इमिट, वहां से लाइट पैदा नहीं होती है ना। पेपर हो गया, ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं वो बोर्ड हो गया। इस तरीके से ये वाले जितने भी मैंने लिखा है वो नॉन लुमिनस हैं और ये वाले जितने हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। आई होप आप इस दोनों को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं कि तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, डे के समय हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं और नाइट के समय हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। तो बेसिक रीजन क्या है, लाइट की अवेलेबिलिटी। सनलाइट डे में अवेलेबल है जिसके प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, और रात में चूंकि सनलाइट नहीं है तो चीजें हमें क्लियर दिखाई नहीं देती हैं। तो देखने के लिए वहां हम अगेन क्या करते हैं, बल्ब का यूज करते हैं जो लाइट को इमिट करता है और जिसके प्रेजेंस में हम चीजों को देख पाते हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो लाइट है वो आपका इसेंशियल है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर आप चीजों को देखना चाहते हैं तो लाइट का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, अब ये लाइट के प्रेजेंस में होता क्या है कि जो लाइट इमिट करता है वो तो इमिट कर रहा है लाइट, और लाइट सीधे हमारे आंख पे आती है तो उसको हम देख पाते हैं, लाइक सन हो गया, बल्ब हो गया। बट जो चीजें लाइट इमिट नहीं करती हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे ये ब्लैक बोर्ड आप देख पा रहे हैं, तो ये क्यों देख पा रहा हूं मैं ये ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड पे बल्ब का लाइट और सनलाइट दोनों इस पे आ रहा है और यहां से बैक होके, यहां से टकराने के बाद बैक होके मेरी आंखों में आ रहा है, तो इमेज बन रहा है ना। तो इस तरीके से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाता हूं। तो आई होप पहला पॉइंट हाउ वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि लाइट के प्रेजेंस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं क्योंकि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे जाती है और उससे टकरा के फिर हमारे आंखों में आती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये नेचर ऑफ लाइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2 थ्योरी है लाइट के रिगार्डिंग, जो थ्योरी है इसके नेचर के को लेकर, वो 2 थ्योरी है। पहला थ्योरी है वेव नेचर या वेव थ्योरी जिसको बोलिए आप, वेव थ्योरी, और एक है आपकी पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। तो बेसिकली लाइट के नेचर को 2 थ्योरी डिस्क्राइब कर रही है, पहला है वेव थ्योरी और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी। अब दोनों को समझते हैं कि ये है क्या। वेव मतलब क्या होता है, देखिए वेव और पार्टिकल में बेसिक सा एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि पार्टिकल जब एक जगह कोई, जैसे मैं जिस जगह पे खड़ा हूं तो इस पोजीशन पे दूसरा कोई पार्टिकल नहीं आ सकता। ये पार्टिकल का नेचर होता है कि जब मैं इस प्लेस से हटूंगा तभी यहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ पाएगा। ओके, जैसे अभी यहां पे एयर है और मैं यहां पेन को ले गया तो अब ये एयर डिस्प्लेस हो गया और यहां पे पेन आ गया।
जब यहां से पेन हटेगा फिर यहां पे एयर आएगा। मींस द सेम पोजीशन कैन नॉट ऑक्यूपाई बाई टू पार्टिकल्स एट अ सेम टाइम। ओके, जबकि वेव में ऐसा नहीं है। वेव ये कहता है कि द सेम पोजीशन कैन बी ऑक्यूपाई बाई टू और मोर देन टू वेव्स। जैसे एक लाइट अगर इधर से आ रही है और एक लाइट यहां आ रही है तो ये दोनों इस पॉइंट पे एक साथ रह सकते हैं, जबकि अगर एक पार्टिकल इधर से आ रहा हो और एक पार्टिकल इधर से आ रहा हो तो एक सेम पोजीशन पे दोनों पार्टिकल नहीं रह सकते, एक पोजीशन पे एक ही पार्टिकल रहेगा। तो आप पार्टिकल और वेव को अंतर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट इज लाइक अ वेव, और पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट इज लाइक अ पार्टिकल, है ना। तो जो वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि लाइट एक वेव की तरह है और उस वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह रहा है वो, है ना, जिसके लिए नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। कोई भी मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने के लिए। इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा दूं आपको कि देखिए, हमारा अर्थ है और सन है, 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में जैसे आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएंगे वैक्यूम है, लाइट वहां से चल के आ जाती है कहां तक, हम तक। इसका मतलब क्या है कि वो बीच के वैक्यूम को क्रॉस कर रही है, मतलब उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, लाइट चल सकती है किसमें, वैक्यूम में। जबकि साउंड, क्या आपको जो स्पेस में कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, आपको सुनाई देता है? नहीं, क्योंकि साउंड आपने 9th में पढ़ा है कि इज अ मैकेनिकल वेव, इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर किया जाता है और नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, वेव थ्योरी ये कहती है। इसमें जो इसका वेवलेंथ होता है वो काफ़ी कम होता है। वेव थ्योरी ये कहती है कि जो लाइट आ रही है अगर उसको वेव कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, वेवलेंथ बहुत कम होगी। अब वेव थ्योरी के बेसिस पे कुछ ऐसे फिनोमेनन हैं लाइक इंटरफेरेंस, लाइक डिफ्रैक्शन, ये सब ऐसे फिनोमेनन हैं जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पाती है, पार्टिकल थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, क्योंकि इंटरफेरेंस में दो चीजों का इंटरफेयर करना, मिलना क्या होता है, जरूरी होता है। और मैंने अभी अब समझाया आपको कि पार्टिकल में ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो बेसिकली, और डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि डिफ्रैक्शन जैसे किसी भी ऑब्स्टेकल, मान लीजिए कि यहाँ कोई ऑब्स्टेकल है और लाइट इधर से आ रही है तो इससे टकरा के वो ऐसे बेंड हो जाती है ना। तो ये जो दोनों ऊपर मैंने लिखा हुआ है फेनोमेनन, वो वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन हो पाती है। ठीक है, और पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि लाइट इज लाइक अ पार्टिकल, और ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि जो लाइट आ रही है वो पैकेट, एक पार्टिकल का क्या है, पैकेट है, और उस पैकेट को ये क्या कह रहा है, फोटोन। पैकेट या पार्टिकल समझ लीजिए, और उसको नाम क्या दे रहा है, फोटोन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे रिफ्लेक्शन है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन, ये सब ऐसे फिनोमिनन है जिसको ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। कौन एक्सप्लेन करता है इसको, पार्टिकल थ्योरी। जैसे एक गेंद है, गेंद को आप फेंकोगे, किसी दीवार से टकराएगी तभी तो वापस आएगी, मतलब वो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है, टकरा रहा है और आ रहा है। तो यहां लाइट को हम क्या कह रहे हैं, उस पैकेट जो आ रहा है, टकरा रहा है और वापस आ रहा है, उसको हम फोटोन कह रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन क्या है, टकरा के वापस आना, और रिफ्रैक्शन क्या है, किसी चीज का बेंड हो जाना। ठीक है, इस दोनों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो दो फेनोमेनन हैं आपके पार्टिकल थ्योरी पे डिस्क्राइब हो पाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हमें थ्योरी कौन सी अप्लाई करनी है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है तो ये किस थ्योरी पे होगा, आपका वेव थ्योरी पे होगा, और अगर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन है तो किस पे होगा, आपका पार्टिकल थ्योरी पे होगा। ठीक है, मतलब अगर नेचर की अब सीधे मैं बात करूं, नेचर ऑफ लाइट, तो दो तरह का होगा, लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है और लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है, और उस पार्टिकल को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोन बोल रहे हैं। ओके, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है, फोटोन। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे, सरफेस पे आ जाते हैं बेटा। तो सरफेस जो है आपका दो तरह का होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक फाइन सरफेस है, एकदम प्लेन, है ना, या प्लेन सरफेस, और एक आपका रफ सरफेस है।
रफ सरफेस, और यू कैन से दैट डल सरफेस, डल सरफेस। मतलब अभी आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है या मिरर जिसमें आप चेहरा देखते हैं वो एक फाइन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, जबकि हमारा जो दीवार वॉल वगैरह होता है जिस पे प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, वो पेंट वगैरह नहीं हुआ है, वो क्या होता है आपका डल सरफेस या रफ सरफेस होता है। अब दोनों में देखिए होता क्या है कि किसी भी सरफेस पे जब लाइट आएगी, हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, जब किसी भी सरफेस पे आएगी तो वो सरफेस कैसा भी हो सकता है, वहां से उसको टकराना है और टकरा के वापस आना है। तो जितना फाइन सरफेस होगा, जहां से जितना ही अच्छा बैक आएगा, सारा का सारा लाइट गया, सारा का सारा वापस आ गया, तो चीजें उतनी ही अच्छे से आपको दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है आपको कि लाइट एक एनर्जी है, समझिए, सबका सब जा रहा है और सबका सब आ रहा है, तभी तो चीजें आपको क्लियरली दिखाई देंगी। तो फाइन सरफेस और डल सरफेस का ये मतलब है। अब अगर रफ सरफेस है या रिफ्लेक्शन अच्छा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसके पीछे जैसे एक सरफेस है, मान लीजिए कि एक आपके पास शीशा है ना, प्लेन एकदम लेड कांच है आपके पास, तो आप चाहते हैं कि उसको मिरर की तरह पे यूज करना, तो आप क्या करेंगे, उसके पीछे एक पॉलिश करेंगे, पेंट, है ना। पेंट पीछे पॉलिश करने का ये मतलब होता है कि लाइट एक तो उससे पार होके उस तरफ ना जाए, वहीं से क्या हो जाए, बैक हो जाए। तो इसका मतलब जो पॉलिश कर रहे हैं वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, जहां से अब शीशा है, शीशे के आगे आप खड़े हैं तो आपके चेहरे पे लाइट आई, लाइट होके शीशे में गई और शीशे से टकरा के फिर वापस जब आंख में आएगी तभी तो आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से सरफेस जो है उसको हम पॉलिश करते हैं और वो पॉलिश किसका होता है, बेस्ट। अगर रिफ्लेक्टर आप बात करें बेस्ट रिफ्लेक्टर की तो ये आपका सिल्वर होता है, एजी सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, है ना। तो उसको अगर किसी आप कांच के पीछे अगर आप लगा देते हैं तो आपका वो बेस्ट रिफ्लेक्टर की तरह काम करेगा और चीजें आपको क्लियरली क्या होंगी, दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सरफेस की बात, और ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपका जो सिल्वर है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है। अब आ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको और डिस्क्राइब कर दूं, रे और बीम में क्या अंतर है। रे और बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट में क्या अंतर है। अगर एक सिंगल लाइन को आप कंसीडर कर रहे हैं तो वो रे कहलाएगा, और अगर बंच ऑफ रे है, बहुत सारी रे को आप कंसीडर कर रहे हैं, तो वो बीम ऑफ लाइट कहलाएगी। ठीक है, ये छोटा सा एक पॉइंट था जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है और ये रिफ्लेक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, टॉपिक पे अब हम इंटर कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लाइट बाउंस बैक फ्रॉम एनी फाइन पॉलिश्ड सरफेस। ओके, जब सरफेस को पॉलिश्ड कर देंगे, फाइन सरफेस होगा और वहां से लाइट वापस आती है, इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक लॉ को फॉलो करती है, और उस मतलब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करने के लिए एक लॉ है, और उस लॉ को हम देखते हैं कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है। ये एक आपका सरफेस है जिसको हमने, ये लाइनिंग करने का मतलब है कि पॉलिश है, पॉलिश्ड सरफेस है ना। सरफेस को हमने क्या कर दिया है, पॉलिश्ड कर दिया है। क्यों पॉलिश किया है, क्योंकि रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सके। अब एक मानते हैं कि एक रे ऐसे आ रही है, रे और बीम में अभी अंतर बताया आपको, तो मैं यहां पे एक रे कंसीडर कर रहा हूं, तो इस रे को मैं कह रहा हूं इंसिडेंट रे। एक रे आई और इस सरफेस पे टकरा गई, टकराने के बाद फिर वो ये वापस जाएगी, है ना। तो किधर जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। ये हमको कैसे पता चला, वो लॉ से पता चला। अभी आपको लॉ में बताता हूं। ये वाली चूंकि रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस पे अगर मैं एक 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करूं तो ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री,
नॉर्मल, जिसको हम नॉर्मल कहेंगे। ये सरफेस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा, उसी के रेस्पेक्ट में सारी चीजें डिफाइन होनी है। पॉलिश सरफेस, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द एंगल, दिस एंगल इज डिनोटेड बाई आई को हम कह रहे हैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल पे इंसिडेंस हो रहा है। और ये वाला जो एंगल है उसको आर को हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आई को कहूं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, इसका डेफिनेशन बताइए, तो आप कहेंगे द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। समझने के लिए आप क्या याद रखिएगा कि नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है वही क्या कहलाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में आपको चीजों को डिफाइन करना है। ये मत कह दीजिएगा कि ये इंसिडेंस एंगल है, ये इंसिडेंस एंगल नहीं है। हमेशा एंगल को किसके रेस्पेक्ट में, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में आप डिसाइड करिएगा। यही बच्चों को बेसिक एक कंफ्यूजन होता है। आप इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे आंसर करेंगे, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं कि अगर ये है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये सरफेस है ना। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री दे और पूछे कि इंसिडेंट एंगल क्या होगा, क्वेश्चन समझ पाए आप। तो यहां अगर बच्चे को नहीं पता है कि इंसिडेंस एंगल किसको कहते हैं तो वो तो तुरंत 30 डिग्री आंसर कर देगा और वो गलत हो जाएगा। और अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि दिस एंगल इज कॉल्ड एज इंसिडेंट एंगल। तो अभी आप बताइए कि ये नॉर्मल है तो पूरा 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री इज द आंसर। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सिमिलरली अगर रिफ्लेक्शन के लिए भी पूछता तो आप ऐसे ही करते। ये वाला अगर मान लीजिए ये 60 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 60 दिया हुआ और रिफ्लेक्टेड एंगल पूछे तो 90 में से सब्ट्रैक्ट करके ये 30 डिग्री आपका हो जाता। ओके, नाउ जब ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया, देखिए अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं। वो ये क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक प्लेन में लाई करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ये बोर्ड जो है आपका एक प्लेन है ना, इसी पे मैंने इस फिगर को ड्रॉ किया है। अगर एक लाइट आके ऐसे टकरा रही है तो इसी इधर नहीं आएगी, प्लेन बदल जाएगा, नीचे नहीं जाएगी, प्लेन बदल जाएगा, ये इसी बोर्ड से चिपके हुए सटे हुए वापस जाएगी। मीन्स तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से एक बार, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट सेज दैट means angle of incidence और angle of reflection both will be equal. It means जितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है, अगर 30 डिग्री इंसिडेंट हो रहा है, ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। तो बेसिक ये दो आपके लॉज हैं। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एंड सेकेंड वन कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ विल बी इक्वल। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद से फिर मैं पार्ट 2 में आपको इसके आगे की कहानी डिस्क्राइब करूंगा। ओके, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर 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 इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।